नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो, जैसा कि मैंने बताया था, फिज़िक्स की जो श्रृंखला चल रही है वो इसी तरह से डेली आपकी पढ़ती रहेगी। और वो आपकी हेडक है, आप कैसे उसको लिखते हैं। जल्द से जल्द उनको क्या करिए, आप पर डे जो भी वीडियो पढ़ रही हैं, पर डे फिजिक्स का तो वीडियो पर डे पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स का वीडियो पर डे पढ़ रहा है, तो उसको क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और फिजिक्स के खासकर जो वीडियो उसको लिखते चलिए, ताकि जो एक शॉर्ट नोट अगर प्रिपेयर रहेगा तो याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा सरलता से कोई कार्य अगर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स में वह है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम। बहुत लोगों ने इसको पढ़ा होगा, कैसे क्या है क्या नहीं है, बट कुछ बच्चों के लिए नया होगा। तो उन बच्चों जिनके लिए नया है वो तो बहुत ध्यान से देखेंगे, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी एक बार देखेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर जरूर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ बेटा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारा मनोबल नहीं बनता है। हमको ऊर्जा आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से आती है। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं, जब व्यू नहीं आएगा तो हम अपना काम भी धीरे धीरे बंद कर देंगे। उसमें कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है। आप हमको बताइए कहाँ हमारी कमी है, उसको हम लोग सुधारें। बट जब हम सुधार कर रहे हैं तो आप भी प्लीज़ उस सुधार की दिशा में आगे बढ़िए, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जो गति का नियम है। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम मैं आपको बता देता हूँ। न्यूटन ने जो गति विषयक नियम दिया था, सन 1688 में न्यूटन ने अपने गति विषयक नियम दिए थे, और उन्होंने 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या था, हम समझेंगे, ध्यान समझेंगे। अगर कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहती है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहती है। अगर वो गतिमान अवस्था में है, यानी अगर मान लो किसी पर्टिकुलर चाल से वो गति कर रही है, तो वह उस पर्टिकुलर चाल से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित करके, जब तक कि उस पर बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पेन है, तो जैसे मान लीजिए स्थिर अवस्था में, तो स्थिर अवस्था में बना हुआ है, देखिए बना हुआ सालों साल बना रहेगा। पर अगर जैसे मैं ऐसे करूं, इसको मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स हट लगाया, और ये देखिए ढक्कन हट गया। जब ढक्कन हट गया तो क्या हो गया कि इसका जो है सिस्टम आउट हो गया। इस मतलब कि ढक्कन आउट हो गया। जब ढक्कन आउट हो गया तो मतलब क्या हो गया, इसकी जो अवस्था थी उसमें परिवर्तन हुआ, इसकी जो अवस्था थी उसमें परिवर्तन हुआ। यही न्यूटन का पहला नियम है। आइए पढ़ लेते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर या गतिशील है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं होता है। इसे हम लोग, फर्स्ट नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। चीजें क्लियर है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। चीजें क्लियर हो गई होंगी। यानी कि बता देता हूं, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में हम परिवर्तन नहीं कर देते। चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो न्यूटन का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब आइए कुछ इसके व्यवहारिक एग्जाम्पल के बारे में समझ लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है बस का, आपको दिख रहा होगा। ये एक बस है, आप कह सकते हैं प्राइवेट बस या गवर्नमेंट बस, कोई भी बस कह लीजिए आप, या स्कैनिया कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, बस ही है एक तरह की। ठीक है। और इसमें आपको दिख रहा होगा यात्री बैठे हुए हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा यात्री, इसमें देखिए ऐसे ऐसे करके बैठे हुए हैं, 1 2 3 कई सारे यात्री बैठे हुए हैं। अब होता क्या है कि बस क्या होती है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रही है। बस
एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रही है, जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। चीज़ें सही हैं कि गलत हैं? तो सही हैं। ध्यान दीजिएगा, बस एक चाल से जा रही है और जाते जाते क्या होता है, ब्रेक लगता है और ब्रेक लगने के बाद यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। फर्स्ट लॉ यानी कि प्रथम नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम। दूसरा, अगर आप स्थिर अवस्था में बैठे हैं किसी कार में या किसी भी बाइक में आप बैठे हैं और जैसे ही गाड़ी बढ़ती है आप पीछे की ओर धक्का खाते हैं। आप पीछे की ओर, सीट की ओर देखिए, जैसे गाड़ी जब बढ़ती है तो पीछे की ओर आप जो है झटका खाते हैं। तो जो पीछे की ओर दोस्तों आप झटका खाते हैं वो बेसिकली कौन सा लॉ है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो यही है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगा, गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। और इसे जड़त्व का नियम भी हम लोग कहते हैं। चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है? हैं। चलिए गुड, आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। किसी वस्तु के, दूसरा लॉ को तो बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या होता है। आपको पता है संवेग मतलब मोमेंटम होता है। मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, एक कोई व्यक्ति है खड़ा है। देखिए ये कोई व्यक्ति है और ये मान लीजिए साइकिल है। साइकिल से एक आदमी जो है इसकी तरफ बढ़ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी तरफ बढ़ रहा है। जब साइकिल वाला इससे टकराता है तो उसके मास में कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है और जो नुकसान होता है वो मास के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं मनुष्य हूँ, मैं इंसान हूँ और सामने से कोई साइकिल वाला मुझे टक्कर मारता है तो जाहिर सी बात है मेरे मास में कोई ना कोई चेंज तो होगा। मेरे मास में चेंजेस होंगे, मेरे मास में चेंजेस होंगे। अब वो मास में चेंज जो होगा वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। मास में जो चेंज होगा वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो टक्कर लगी साइकिल से तो मेरे मास में कम चेंज हुआ। भाई मास तो मतलब नुकसान तो हुआ ना, मतलब मास में नुकसान तो हुआ ना, देखने को मिला ना। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें, मैं वही व्यक्ति अगर खड़ा है और सामने से कोई ट्रक या कोई ट्रॉली आ रही है ना, और वो टक्कर मारती है तो हो सकता है मैं बचूं ही ना, मतलब मास में बहुत भारी कमी देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि मास का संबंध जो है, मतलब नुकसान का संबंध मास से है, द्रव्यमान से है। उसी तरह से नुकसान का संबंध वेग से भी है। भाई जाहिर सी बात है आपका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और वो सडनली क्या हो जाएगी, ये मतलब कि चेंज हो जाएगी। तो अब आइए हम लोग समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। यहाँ पे मास m है, यहाँ भी मास m है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ये u है और ये वेलोसिटी v है। मान लीजिए ये p1 है और मान लीजिए ये p2 है। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में, उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होता है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप देखिए कैसे करेंगे, इस संवेग में परिवर्तन कैसे होगा, P2 माइनस P1 अपॉन T। ये हो गया संवेग में परिवर्तन। आइए देखिए यह हो गया, और ये बल के समानुपाती F के समानुपाती होता है। देखिए ऐसे हो गया। अब देखिए इसको तोड़ लेंगे, F बराबर हो जाएगा K और P2 की वैल्यू हम रख देंगे क्या, P2 ये m इंटू वी रख देंगे माइनस m इंटू यू रख देंगे बटे T कर देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर K
एफ बराबर के एम कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। फिर देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, एम इंटू ये क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है, तो एफ बराबर के इंटू एम ए, यानी बल का हमको क्या प्राप्त हो रहा है, व्यंजक प्राप्त हो रहा है, फार्मूला प्राप्त हो रहा है ना। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, हमने यहाँ पे सिद्ध किया किस तरह से संवेग में परिवर्तन की दर जो है बल के समानुपाती होती है। तो यहाँ मैंने तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया। मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर शेयर नहीं करेंगे, अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो हमारे बनाने का भी यहाँ कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोई कमी हो तो आप बताइए, बेधड़क उसमें सुधार किया जाएगा, बट प्लीज़ 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 शेयर जरूर करिए। अब हम बढ़ेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ क्या कहता है, कैसे क्या कहता है, चीज़ों को हम देखेंगे। तो थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से निकली गोली, देखिए यहाँ पे पिस्टल दिख रहा है आपको। जब बंदूक से गोली, देखिए जैसे मैं बंदूक से गोली जब मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, अगर आप सावधान नहीं होंगे तो गोली जैसे ही छोड़ेंगे बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है और आपका फेस है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि बंदूक भाई इतना हार्ड होता है, जैसे मुंह पे लगेगा आपका जो मतलब शेप और साइज है फेस का वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए कभी कभी आप देखिए, हमेशा देखेंगे आप, ध्यान देंगे, कभी भी जब बंदूक चलाई जाती है तो देखिए उसके नीचे ऐसे थंब पकड़ लिया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि उसको टाइट से पकड़ा जा सके, ताकि जो जर्किंग होती है उसको मैनेज किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, ताकि जो बंदूक चलाने के बाद जो जर्किंग होती है उसको क्या किया जा सके, उसको हैंडल किया जा सके, जो जर्किंग होती है उसको रोका जा सके। इसीलिए जो है मतलब ऐसे पकड़ा जाता है, थंब से नीचे टाइटली मतलब जो है बॉन्ड किया जाता है। तो ये बेसिकली थर्ड लॉ पे आधारित है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। ठीक उसी प्रकार से जब रॉकेट का प्रक्षेपण होता है तो एक बार नीचे देखिए, एक बार नीचे ये डाउन होता है, नीचे डाउन होकर फिर ऊपर जाता है। मतलब कहने मतलब कि ये भी किस सिद्धांत पे आधारित है, थर्ड लॉ पे। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है और उसे इंसान किसी रस्सी से खींच रहा है, तो एक्शन फोर्स और उसके मतलब विपरीत क्या, रिएक्शन फोर्स, मतलब एक्शन रिएक्शन, और ये दोनों कैसे हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, है ना। ये हो गया। ठीक उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो आपके हाथ में भी तो कोई ना कोई दर्द होता है भाई। थप्पड़ मारो कस के, आपके हाथ में भी झुंझुनाहट होगी, कहने मतलब कहीं ना कहीं पेन तो होगा ही होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जब हम रोड पे चलते हैं, मतलब जब चलते हैं तो हम पृथ्वी पे धक्का लगाते हैं भाई। पृथ्वी पे धक्का लगाते हैं तभी तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं ना। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब हम पृथ्वी पर अपने पैरों से बल लगाते हैं तो पृथ्वी भी अपने ही परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगाती है, तभी तो हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल पाती है ना। तो चीज़ें यही सारी हैं। तो किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन और कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पे बता दिया। हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को, और तीनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ा। दोस्तों जो सेकंड लॉ है उसको बहुत ध्यान देंगे, संवेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है ये अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई समझा पाएगा आपको। फिलहाल जो भी हो, जैसा भी हो, वीडियो यहाँ हमने बनाया आपके लिए, और वीडियो को प्लीज़ अच्छे से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेटा। अच्छे से नोट डाउन करते रहिए ताकि एग्जाम टाइम में रिपीट करने में आसानी हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।